चंद्रयान 3 को लॉन्च हुए कई दिन हो चुके हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक वह अगस्त महीने के अंत तक चांद पर लैंड करने के काबिल हो पाएगा। लेकिन आखिर चंद्रयान 3 को चांद तक जाने में इतना लंबा समय क्यों लग रहा है और फिलहाल वो कहाँ है? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको कुछ और इंटरेस्टिंग साइंस न्यूज की जानकारी देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, 14 जुलाई 2023 को इसरो के वैज्ञानिकों ने अपना तीसरा मून मिशन लॉन्च किया। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि इस मिशन का नाम है चंद्रयान 3 और इसका मकसद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। सॉफ्ट लैंडिंग करना इस मिशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी का मिशन पूरी तरह से बोरिंग है। इसरो स्पेस मिशंस को बहुत कम बजट में करने के लिए फेमस है और ऐसा ही कुछ चंद्रयान 3 में भी किया जा रहा है। नासा जब भी अपनी स्पेसक्राफ्ट को चांद तक भेजता है तो वह डायरेक्टली एक सीधे रास्ते में वहां तक जाता है, लेकिन इसरो के चंद्रयान 3 के साथ ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन को इस तरह से डिजाइन किया है कि वह पृथ्वी और चांद के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके आगे बढ़ पाएगा। इस प्रोसेस में ईंधन भी बहुत कम खर्च होगा और किसी तरह के फेलियर होने के भी चांस काफी हद तक कम हो जाएंगे। 14 जुलाई के दिन चंद्रयान 3 को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा गया। वैज्ञानिक समय समय पर इसको थोड़ा बूस्ट देते रहते हैं जिससे इसका ऑर्बिट बड़ा हो पाए और यह चांद के नजदीक जा पाए। ऐसा ही कुछ 20 जुलाई को भी किया गया। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को चौथी बार स्टार्ट किया और इसके ऑर्बिट को बढ़ाया। वैज्ञानिक इसी प्रोसेस को आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब चंद्रयान पृथ्वी से बहुत दूर जा चुका होगा। उस समय वैज्ञानिक प्रोपल्शन मॉड्यूल को ऑन करके इसे सीधे चांद के ऑर्बिट में भेज देंगे। ऐसा करने के बाद चंद्रयान 3 के ऑर्बिट को धीरे धीरे छोटा किया जाएगा ताकि वह चांद की सतह के नजदीक पहुंच पाए। अंत में जब यह एक परफेक्ट पोजीशन पर आ चुका होगा तब वैज्ञानिक प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर को अलग करके उसे चांद की सतह पर लैंड होने के लिए भेज देंगे। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि चंद्रयान 3 के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर और तीसरा है रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट से चांद के ऑर्बिट तक ले जाना होता है। ऐसा करने के बाद यह लैंडर से अलग हो जाता है और चांद का चक्कर लगाता रहता है। वहीं दूसरी तरफ लैंडर चांद पर लैंडिंग करने के लिए बढ़ने लगता है। इसके नीचे थ्रस्टर्स को लगाया जाता है ताकि चांद की सतह के करीब जाने के बाद यह अपनी गति को कंट्रोल कर पाए। यह थ्रस्टर्स अपनी ईंधन का इस्तेमाल करके एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। यह एनर्जी स्पेसक्राफ्ट को ऊपर की ओर धक्का देती है जिससे उसकी गति कंट्रोल में आने लगती है। अगर यह पूरा प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है तो लैंडर चांद की सतह पर बिल्कुल सक्सेसफुली लैंड हो जाता है। इसके बाद बारी आती है रोवर की, जो चांद की सतह पर एक्सप्लोरेशन करने का काम करता है। लैंडर से बाहर निकलने के बाद यह चांद की सतह पर इधर उधर टहलता है और उसके सरफेस की जानकारी इकट्ठा करता है। खैर, प्लान के मुताबिक चंद्रयान 3 को 23 से 24 अगस्त के बीच में लैंड कराया जाएगा। यह डेट स्पेसक्राफ्ट की कंडीशन को देखते हुए 1-2 दिन आगे भी बढ़ सकती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 को अगला ऑर्बिट बूस्ट आगे भी दिया जाता रहेगा। ऑर्बिट बूस्ट के प्रोसेस को बहुत आसानी से समझने के लिए आप अपने घर पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक धागे को लीजिए और उसके अंत में एक पत्थर को बांध दीजिए। ऐसा करने के बाद उस पत्थर को नचाना शुरू करिए। आप यह नोटिस करेंगे कि धागे को अपने हाथ के द्वारा ज्यादा एनर्जी देने पर वह एक बड़े गोले को फॉर्म करने लगता है। अगर आप इस एनर्जी को अचानक से कम कर देंगे तो पत्थर द्वारा बनाए जाने वाले गोले की रेडियस भी कम हो जाएगी। कुछ इसी तरह से जब वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट को बूस्ट देते हैं तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है और वह अपने करंट ऑर्बिट को छोड़कर एक बड़े ऑर्बिट में पहुंच जाता है। इसी प्रोसेस को लगातार कंटिन्यू करने पर धीरे धीरे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से दूर जाता रहता है और वैज्ञानिकों द्वारा प्लान की गई लोकेशन तक पहुंच जाता है। चंद्रयान 3 अभी भी पृथ्वी के ऑर्बिट में ही मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे यह आगे बढ़ रहा है और चांद के नजदीक पहुंच रहा है। नंबर 2, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया विल कंबाइन टुगेदर। आज से करीब 335 से 200 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी पर अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं हुआ करते थे। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद हुआ करता था जिसे वैज्ञानिक पेंजिया के नाम से बुलाते हैं।
कॉन्टिनेंट डिवाइड न होने की वजह से उस समय हमारी पृथ्वी पर एक सुपर ओशन भी मौजूद हुआ करता था। लेकिन पृथ्वी पर होने वाली टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से यह सुपर कॉन्टिनेंट टुकड़ों में बिखरता रहा और आज यह पृथ्वी के 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के रूप में मौजूद है। पृथ्वी की सतह के नीचे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लगातार चलते रहते हैं, जिनकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद लैंडमास अलग अलग तरह से मूवमेंट करता है। इस मूवमेंट को 3 मुख्य कैटेगरी में बांटा गया है: कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। इन तीनों ही मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस है। जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो उसे कन्वर्जेंस कहा जाता है। टेक्टोनिक प्लेट्स की इस मूवमेंट की वजह से पहाड़ों की श्रृंखला का निर्माण होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जिसका निर्माण इंडियन प्लेट के यूरोपियन प्लेट से टकराने की वजह से हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह प्रोसेस आज भी चल रहा है और वैज्ञानिक हर साल यह ऑब्जर्व करते हैं कि हिमालय पर्वतों की ऊंचाई करीब 2 सेंटीमीटर पर एनम की रेट से बढ़ रही है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग होती हैं, जिसकी वजह से या तो ज्वालामुखी की फॉर्मेशन होती है या फिर किसी नए समुद्र की। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ऐसी ही एक मूवमेंट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से वहां पर एक नया समुद्र फॉर्म हो रहा है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट पर स्टडी करके ये पता लगाया है कि एक समय ऐसा आएगा जब नॉर्थ अमेरिका भी अपनी जगह को चेंज कर लेगा। चौंकाने वाली बात यह है कि नॉर्थ अमेरिका धीरे धीरे हमारे एशिया की ओर बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब यह दोनों ही कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ जाएंगे और एक नए कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन करेंगे, जिसे एमेशिया के नाम से बुलाया जाएगा। फिलहाल की रिसर्च से ये पता चला है कि आने वाले समय में पैसिफिक ओशन हमारी पृथ्वी से गायब हो जाएगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया आपस में कंबाइन हो जाएंगे और धीरे धीरे एंटार्कटिका भी साउथ की दिशा में बढ़ने लगेगा। एमेशिया की फॉर्मेशन आज से 10 से 15 करोड़ साल बाद होगी, जो एक बहुत ही लंबा समय है। ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च टीम के मुताबिक आज से करीब 20 से 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी के सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ जाएंगे और हिस्ट्री को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। हमारी पृथ्वी पर वापस से एक सुपर कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसे पैंजिया प्रॉक्सिमा कहा जाएगा। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट बहुत स्लो होती है, जिस वजह से अलग अलग जमीन के टुकड़ों को जुड़ने और एक दूसरे से अलग होने में बहुत लंबा समय लगता है। इन टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने की एनर्जी पृथ्वी के केंद्र से मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान और सूर्य की सतह के तापमान ऑलमोस्ट बराबर हैं। नंबर 3, फर्स्ट एवर टॉर्जन प्लैनेट डिस्कवरी। आपने बाइनरी सिस्टम के बारे में तो सुना ही होगा, जो 2 तारों का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वह दोनों एक दूसरे का चक्कर लगा रहे होते हैं। बाइनरी स्टार्स हमारे ब्रह्मांड में बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वैज्ञानिक तो ऐसे भी स्टार सिस्टम खोज चुके हैं जिनमें 2 नहीं बल्कि 3 तारे मौजूद होते हैं। हमारे सौरमंडल से सबसे नजदीक मौजूद तारा असल में एक ऐसे ही ट्रिपल स्टार सिस्टम में मौजूद है। हमारे ब्रह्मांड में तारों से ज्यादा रेयर ग्रह होते हैं। इन ग्रहों को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे सुपर अर्थ प्लैनेट्स, गैस जाइंट्स, आइस जाइंट्स और रॉकी प्लैनेट्स। ऐसी ही ग्रहों की एक बहुत रेयर कैटेगरी होती है जिसे टॉर्जन प्लैनेट्स कहा जाता है। एक ही तारे के आसपास बहुत सारे ग्रहों का मौजूद होना बहुत कॉमन बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे भी ग्रह मौजूद हो सकते हैं जिनका ऑर्बिट बिल्कुल सेम हो। वैज्ञानिक ऐसे ही ग्रहों को टॉर्जन प्लैनेट्स बुलाते हैं। आज से करीब 2 दशक पहले वैज्ञानिकों ने टॉर्जन प्लैनेट्स के मौजूद होने की संभावना जताई थी। 23 जुलाई 2023 को पब्लिश हुए एक रिसर्च पेपर में वैज्ञानिकों ने फाइनली इनके मौजूद होने की कंफर्मेशन कर दी है। हमारी पृथ्वी से 370 प्रकाश वर्ष की दूरी पर PDS 70 नाम का एक तारा मौजूद है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च ये बताती है कि यह तारा अभी बहुत यंग है और इसका जन्म कुछ करोड़ साल पहले ही हुआ होगा। इस तारे के आसपास एक जुपिटर की साइज का ग्रह मौजूद है और चौंकाने वाली बात यह है कि उसी ऑर्बिट में वैज्ञानिकों ने एक और ग्रह जैसे स्ट्रक्चर को डिटेक्ट किया है। फिलहाल के हिसाब से वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह असल में एक मैच्योर ग्रह नहीं है, यानी ये अभी भी फॉर्म हो रहा है। वैज्ञानिकों ने धूल और गैस के बहुत बड़े हिस्से को इस ऑर्बिट में डिस्कवर किया है, जो ऑलमोस्ट एक ग्रह जैसा है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इस डिस्कवरी के बारे में अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। उनके मुताबिक यह किसी ग्रह की शुरुआती स्टेज नहीं बल्कि उसकी एंड स्टेज है। आसान शब्दों में कहूं तो कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस तारे के ऑर्बिट में पहले एक ग्रह मौजूद हुआ करता था, जो किसी कारणवश
अब खत्म हो चुका है। उसी खत्म हो चुके ग्रह का मटेरियल आज हमें तारे के अराउंड देखने को मिल रहा है। अगर वैज्ञानिक इस डिस्कवरी को पूरी तरीके से कंफर्म कर लेते हैं तो यह पहली बार होगा जब उन्होंने टॉर्जन प्लैनेट्स को ब्रह्मांड में खोजा होगा। असल में हर एक सेलेस्टियल बॉडी के ऑर्बिट में 2 ऐसे पॉइंट मौजूद होते हैं जहां पर कोई भी दूसरा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एक स्टेबल ऑर्बिट में रह पाता है। इन पॉइंट्स को मैथमेटिक्स की भाषा में लैग्रेंजियन पॉइंट्स कहा जाता है। अंतरिक्ष में जितने भी स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाता है वह असल में पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट में ही पार्क किए जाते हैं ताकि वह वहां पर स्टेबल रह पाएं। बृहस्पति ग्रह के लैग्रेंजियन पॉइंट्स में 2 एस्टेरॉयड क्लस्टर मौजूद हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर में भी देख सकते हैं। असल में टॉर्जन प्लैनेट्स का नाम भी बृहस्पति के आसपास मौजूद इन्हीं उल्कापिंडों से आया है। वैज्ञानिक बताते हैं कि PDS 70 के आसपास मौजूद ग्रह भी उसके लैग्रेंजियन पॉइंट्स में ही मौजूद हैं, जिस वजह से वे एक दूसरे से अलग और स्टेबल रह पा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।